नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। पेपर सेकंड में अभी हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपकृत्यों की विधि के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो टॉर्ट है उसका उद्भव हुआ, ओरिजिन कहाँ से है भारत में, वह कहाँ से आया और वर्तमान समय में भारत में टॉर्ट अपकृत्य की क्या स्थिति है। लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अलग अलग जो विद्वान हैं उन लोगों ने टॉर्ट को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या उन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो टॉर्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन उसके लक्षण हैं जो दिए गए हैं। अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसमें वादी के किसी वैधानिक अधिकार का हनन या उल्लंघन होता है जो संविदा भंग या न्यास भंग से पूर्ण रूप से भिन्न है। तो ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। और दूसरा जो संविदा भंग है और न्यास भंग है, इससे भी ये पूर्ण रूप से भिन्न होता है। इसके लिए उपचार के रूप में एक क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति का स्वरूप अनिर्धारित अनलिक्विडेटेड प्रकृति का होता है, अर्थात क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय द्वारा अपकृत्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, जो कि मामले की गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी मामला कोर्ट के सामने गया है उसकी गंभीरता क्या है, पीड़ित व्यक्ति पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। अगर उस पर पीड़ित व्यक्ति पर यानी कि प्लेंटिफ है उसके ऊपर अगर कम प्रभाव पड़ा है तो वो उस तरीके से निर्धारित की जाएगी। अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो जो नुकसानी है वो उस अनुपात में निर्धारित की जाएगी। जो प्रतिवादी द्वारा वादी को वास्तविक क्षति हुई है यह देखा जाएगा या नहीं हुई है, और जो प्रतिवादी का जो आचरण है वह भी निर्धारित करने में सहयोग करता है कि जो क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो कितनी होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वादी को किसी भी तरीके की आर्थिक क्षति हुई हो। यदि प्रतिवादी के अपकृत्य द्वारा वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो ही उसे अधिकार स्वरूप न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई रेमेडी मिलेगी और उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। अगर वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसे किसी भी प्रकार की रेमेडी कोर्ट से प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जब हम लोग इसके मेन जो लक्षण हैं उनको देखते हैं तो हमें टॉर्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व नज़र आते हैं, जिसमें पहला आता है कि देयर मस्ट बी ए रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। कार्य अथवा कोई लोप होना चाहिए। अपकृत्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसा कार्य या लोप हुआ हो जिससे वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य या लोप दोषपूर्ण माना गया हो। यदि केवल नैतिक अथवा सामाजिक अपकार घटित हुआ है तो उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि जो एक्ट और ओमिशन हुआ है वो किसी लीगल ड्यूटी का होना चाहिए। किसी भी मॉरल या फिर सोशल कोई रॉन्गफुल एक्ट अगर हुआ है या रॉन्गफुल ओमिशन हुआ है तो उसके लिए प्रतिवादी को किसी भी प्रकार से दायी नहीं माना जा सकता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में विफल रहता है तो यह केवल नैतिक अपकार है, एक मॉरल रॉन्गफुल एक्ट है।
उसके लिए तब तक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता जब तक कि यह साबित न हो कि उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए प्रतिवादी डिफेंडेंट विधिक रूप से बाध्य था। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यदि कोई निगम जो किसी उपवन का अनुरक्षण करता है ऐसे समुचित बाड़ लगाने में विफल रहता है जिससे बच्चे जहरीले वृक्षों की तरफ न जा सकें, और उस विफलता के परिणाम स्वरूप यदि कोई बालक ऐसे जहरीले वृक्ष के फल को तोड़कर खा लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निगम इस प्रकार किए गए लोभ के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो दोनों एग्जाम्पल देखे, पहले वाले में जहाँ पे डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की बात कही गई है, वहाँ पे अगर हमें यह देखना है कि जो प्रतिवादी डिफेंडेंट है क्या उनकी लीगल ड्यूटी थी, उन्हें किसी तरीके से बाउंड किया गया था किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए, जैसे कि कोस्ट गार्ड होते हैं या फिर किसी स्विमिंग पूल पे कोई कोच होता है, तो वहाँ पे उनकी लीगल ड्यूटी होती है किसी व्यक्ति को, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की। दूसरी ओर अगर एक साधारण कहीं तालाब है या कोई झील है, वहाँ पे कोई व्यक्ति डूब रहा है और कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा है, वह अगर उसको नहीं बचा पाता है तो उसने एक जो कहते हैं कि नैतिक या सामाजिक अपकार किया है। वहाँ पे ये माना जाता है कि उसकी मॉरल ड्यूटी थी या उसकी एक सोशल ड्यूटी थी उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की, लेकिन ऐसे जो मॉरल या सोशल ड्यूटी का जो ब्रीच हुआ है उसके लिए प्रतिवादी पर किसी भी तरीके का वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकता है। दूसरा आता है द एक्ट और ओमिशन शुड हैव रिजल्टेड इन लीगल डैमेजेस, मीन्स वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। विधिक क्षति की बात करता है दूसरा पॉइंट कि यदि प्रतिवादी के किसी कार्य से वादी को विधिक क्षति हुई है तो प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। न्यायालय में वाद लाने के लिए केवल यह साबित करना कि प्रतिवादी के किसी कार्य से वादी को कुछ हानि हुई है पर्याप्त नहीं है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वादी को विधिक क्षति हुई हो, अर्थात वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और वह अधिकार विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो हम उन्हें लीगल राइट्स बोलते हैं। और जो कुछ व्यक्ति हैं उनकी लीगल ड्यूटीज़ होती है, तो एक के अधिकार दूसरे का दायित्व होता है और सामने वाले का अधिकार हमारा दायित्व होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसकी बात की गई है कि किसी विधिक अधिकार का या किसी लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, और जो उसी का वायलेशन होता है तभी हम लोग कहते हैं कि कोई विधिक क्षति हुई होती है। ठीक है, अगर सिंपल किसी को लॉस हुआ है या कोई हानि हुई है तो वह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हम कोर्ट में जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में तभी जा सकता है जब उसके किसी विधिक अधिकार का वायलेशन हुआ हो। ठीक है, इस से संबंधित दो आपका लैटिन मैगजीम्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो टॉर्ट के एसेंशियल्स हैं उसमें एक्ट और ओमिशन की बात करता है और दूसरा वो लीगल राइट्स की बात करता है। ठीक है, और वो लीगल डैमेजेस की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जो अपकृत्य विधि है, जो अपकृत्य है वो अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है, वेदर इट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस विषय से संबंधित अलग अलग जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है। ठीक है, कुछ जो विधिवेत्ता है वो ये कहते हैं कि यह लॉ ऑफ टॉर्ट है, यह अपकृत्य की विधि है, और कुछ जो विद्वान विधिवेत्ता हैं वो ये कहते हैं कि यह लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि अपकृत्यों की विधि है। ठीक है, इस दोनों ही सिद्धांतों से संबंधित कौन कौन व्यक्ति हैं इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कुछ जो विद्वान हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट को सपोर्ट करते हैं और जो कुछ है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और अपने सपोर्ट में अपनी बात के पक्ष में वो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत भी देते हैं जिनको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आई होप आपको अब तक का हमें लॉ ऑफ टॉट का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।